सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th साइंस 2025 और सेट नंबर पहला हल करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, आपके पास कोई सा भी अनसोल्ड हो, चाहे राजीव हो, चाहे अरिहंत हो, चाहे राहुल हो, कोई सा भी अनसोल्ड हो, तो आपको 2025 CJ देखना है और पूरा पेपर मैच हो जाएगा आपका। और प्यारे बच्चों, ये साइंस का हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और हो सके तो शेयर जरूर कर देना। प्रत्येक बच्चा वीडियो को लाइक करके जाएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना है आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर यानी खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बिंब, तो प्यारे बच्चों बिंब हमारी वस्तु कहलाती है। जो बिंब है उसको वस्तु बोलते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? यदि हमारी वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो, यदि वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। और इसका हम आपको क्रारेख दिखा दें। देखो बेटा, इसका क्रारेख ये है। वस्तु तुम्हारी कहाँ रखी है? वस्तु रखी है हमारी फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है। जब वस्तु आपकी, ये हमारी वस्तु होती है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। अगर आपके पास किताब है तो आप देख सकते हो ये। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिएगा। नंबर 2 है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक हैं, यानी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभता है। तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरियां हमेशा माइनस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ठीक, यानी कि उत्तल लेंस उत्तल है, ये गलत हो जाएगा। दोनों अवतल, इसका ये वाला सही हो जाएगा। दोनों अवतल यानी कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा आप। नंबर 3, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। ठीक, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे सी पे टिक लगा लीजिए। नंबर 4 है हमारा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कहलाता है। तो इसका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, दृष्टि पटल। अगला प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व होता समांतर क्रम, पार्श्व संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? थोड़ा इसको लगा के हम आपको दिखा दें। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब दो चालक तार जिसके पदार्थ, लंबाई और व्यास समान है तो इसके जो प्रतिरोध होंगे वो समान होंगे। तो आपको लिखना है प्रतिरोध R तथा R। अब इनको जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम यानी R1 बराबर R प्लस R, तो R1 बराबर हो जाएगा 2R। अब इन्हीं प्रतिरोधों को जोड़ना समांतर क्रम में। तो लिखना समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा 1/R2 बराबर 1/R और प्लस 1/R। इस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है 1/R2। तो ये हो जाएगा हमारा, हर समान है तो 2/R। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ये हो जाएगा R2 बराबर R/2। इतना। फिर यहाँ पर हमें इसमें ज्ञात करना है उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा। उत्पन्न ऊष्मा को H से लिखा जाता है। तो H बराबर हमारा होता है सूत्र V²T/R, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, H1/H2 बराबर, अब ये हमारा सूत्र है यानी कि विभवांतर और समय समान रहेगा, V²T/R1। फिर इसके बाद यहाँ पर V²T/R2। तो इससे ये कट जाएगा। तो कटने के बाद यहाँ पर एक बचेगा हमारा।
और फिर ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो आपका ये हो जाएगा R2 बटा R1। अब इनके मान लगा दीजिए, तो R2 का मान है हमारा R बटा 2 और R1 का मान है 2R, इसके नीचे 1, तो प्यारे बच्चों ये यहाँ जाएगा और ये आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा R बटा 2 दूनी 4R, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा 1/4। तो 1/4 को दूसरी भाषा में आप लिख सकते हो 1:4। तो ये कहाँ पर है, सी वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सी पे टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 6। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं, इसका हो जाएगा जनित्र। जनित्र का मतलब होता है जो जनरेटर होता है, ठीक है, जनित्र। इसके बाद यहाँ पे ए पे टिक लगा लीजिए। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो इसका हो जाएगा डी वाला, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार तो होता है, ठीक, इसका डी वाला हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा उपखंड खा चलेगा जो केमिस्ट्री है, और हमें केमिस्ट्री और बायो की जानकारी नहीं है, ठीक है, इसलिए आप टिक लगा लीजिए। तो 8वें का डी हो जाएगा, 9वें का डी हो जाएगा, 10वें का सी हो जाएगा, और 11 का बी हो जाएगा, और 12 का ए हो जाएगा, और 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है हमारा, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तो इसका वक्र हो जाएगा। और 15 का लगा लीजिए आप बी। ठीक, आगे देखिएगा, फिजिक्स के हल करा दूंगा अभी हम। प्रश्न नंबर 16 है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवन के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है, तो इसका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है, बीजांड, ठीक है, इसका ए हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा, और 19 का डी हो जाएगा, और 20 का हो जाएगा सी। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा खंड बा, जो फिजिक्स के आंकिक प्रश्न है, इनको देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो प्यारे बच्चों दूर रखी वस्तु ये मान होता है हमारा यू का, ध्यान रखिएगा। 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु ये हमारा यू का मान होता है, यू बराबर -25 लिखेंगे। 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, और ये होता है हमारा एम का मान, 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो जो एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बेटा यहाँ पर पहला है हमारा पहले का, तो इसमें यू का मान दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता, तो ये मान होता है एम का, तो एम बराबर 2, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर प्यारे बच्चों प्रतिबिंब वास्तविक है तो जो रेखीय आवर्धन एम होता है इसका मान माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र लगाना है आपको, एम बराबर आई बटा ओ माइनस बी बटा यू। ठीक, तो यहाँ पे एम बराबर, यानी ये दोनों बराबर करेंगे हम, तो एम बराबर -b बटा यू, मान लगा दीजिए। एम का मान -2 है, -b, और यू का मान -25 है, तो -25, तो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, तो 25 दूनी 50, तो बी बराबर निकलेगा -50 सेंटीमीटर, इतना। अब आपको यहाँ पे लगाना है दर्पण सूत्र। तो जो हमारा दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये हमारा होता है दर्पण सूत्र। तो मान लगाइए इसमें, 1/b का मान कितना है, -50 है, और देखिए माइनस का चिन्ह हमेशा ऊपर लिखा जाता है। फिर 1/u का मान -25, तो ये प्लस हट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों का लासा लेना है आपको। जब इन दोनों का लासा लेंगे तो लासा आएगा 50, तो 50 एकन 50 एक बार जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करें तो -1 ही रहेगा, फिर 25 दूनी 50 दो बार जाएगा, 2 एकन 2 रहेगा, -2। तो यहाँ पर 1/f बराबर हो जाएगा -3/50। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इसके दोनों पक्षों को पलटना है। जब पलटेंगे तो ये बन जाएगा f, और ये बन जाएगा 50/3, और माइनस का चिन्ह आपको ऊपर ही रखना है, और यही हो जाएगा प्रश्न का आंसर।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेगा आप लोग। प्रश्न नंबर पहले का खा है, संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कौन सा माध्यम सघन है और क्यों है? साइन 60 और साइन 45 का मान दे रखा है और ये हमारा है चित्र। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक सीमा पृष्ठ है, इससे ऊपर वाला माध्यम ए है और इससे नीचे वाला माध्यम बी है। तो ये कोण 45 है और ये कोण हमारा 30 है। तो हमें एक ये वाला कोण ज्ञात करना और एक ये कोण ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस कोण को बोलते हैं आई, ठीक, आई यानी इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो हमें आई का मान ज्ञात करना है और ये कोण होता है हमारा आर, जिसको हम आपतन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे आई बराबर लिखना है आपको, यानी आई का मान कैसे निकालेंगे? आई बराबर, देखो ये पूरा हमारा 90 का है, तो 90 में से 45 घटा देंगे, तो 90 माइनस 45, तो आई का मान निकलेगा हमारा 45 अंश। फिर इस प्रकार आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान इस 90 में से इस 30 को घटा देंगे, 90 माइनस 30, तो यहाँ पे आर का मान निकलेगा 60 अंश। ठीक है, अब आपको नई लाइन से लिखना है यहाँ पर माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना नई लाइन से NBA बराबर साइन आई और बटा साइन आर। ये हमारा स्नेल का नियम होता है। तो मान लगा दीजिए यहाँ पर, साइन आई का मान 45 और आर का मान 60 है, तो साइन 60 इसका मान लगाइए। तो साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो ये जाएगा हमारा ऊपर और ये आएगा यहाँ पे, तो ये जो निकलेगा हमारा 2/√6। अब इसे आपको यहाँ पर आगे करना है, ऊपर नीचे √6 का गुणा करना है। ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2√6 और इसका ये अंडर हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर 2 एकम 2 और 2 3 6। तो यहाँ पर जो मिलेगा हमें √6/3 और ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। और जो आपके अनसोल्ड में आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी हिंदी लिखनी है, वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको नई लाइन से लिखना है माध्यम ए, आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना है माध्यम ए सघन माध्यम है क्योंकि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अवलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर दूसरे का है, एक निकट दृष्ट दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा? चलिए समझिएगा इसको। तो आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें, एक निकट दृष्ट दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये हमारा हो जाएगा बी का मान। तो बी बराबर लिखना है माइनस का 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद यू बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे लगाना लेंस सूत्र। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यहाँ पे मान लगा दीजिए आप। तो b का मान माइनस का 20 है, तो माइनस 1/20 और यहाँ पे प्लस 1/25 हो जाएगा। तो इनका लासा लेंगे तो लासा आएगा 100। तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 5 बार जाएगा तो 5 एकम 5 माइनस का 5 और 25 चौकू 100 4 बार जाएगा, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा। 1/f बराबर माइनस का 1/100। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे, जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो f बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी निकल के आ गई 100 सेंटीमीटर निकल के आ रही। अब इसकी हमें निकालनी है लेंस की क्षमता। तो आपको नई लाइन से लिखना है लेंस की
क्षमता P बराबर, तो लेंस की क्षमता P बराबर हमारा सूत्र होता है 100/F। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो 100 आपको F लगाना है। तो यहाँ पे 100 और F का मान 100 है और माइनस का चिन्ह ऊपर लगाएं तो इससे कट जाएगा। तो जो लेंस की क्षमता निकलेगी -1 डायोप्टर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे हिंदी लिखनी है। इसके नीचे यहाँ पे लिखना है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा और जिसकी लेंस की क्षमता होगी -1 डायोप्टर। ठीक, तो इस प्रकार आपका प्रश्न हल हो जाता है। अब इसके बाद दूसरे का खा देखिएगा। 20 यानी +20 डायोप्टर लेंस की क्षमता की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो लेंस की क्षमता दे रखी है +20 डायोप्टर। ठीक, चाहे डायोप्टर लिख दो चाहे आप D बना दो। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी तो इसका सूत्र होता है P बराबर 100/F। तो P का मान 20 है, ये 100/F। तो यहाँ पे 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, तो इसके नीचे कर लो, इसका इसमें तो F बराबर निकलेगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये प्रश्न का आपके आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है तीसरे का पहला। प्रश्न नंबर तीसरे का कहा है यदि किसी तार को बीच से मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बनाना है आपको एक तार इस प्रकार। तो इस तार की लंबाई है मान लो L1 और इसका क्षेत्रफल है A1। अब इसको बीच से मोड़कर मरोड़ना है इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों जब इसको बीच से मोड़कर मरोड़ेंगे तो इसकी लंबाई इससे आधी हो जाएगी। तो आपको लिखना L2 बराबर L1/2 और इसका क्षेत्रफल इससे दोगुना हो जाएगा A2 बराबर 2A1। अब इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। तो मान लो इस तार का प्रतिरोध है R2, ठीक है, और इसका प्रतिरोध है R1। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना L1 बराबर है हमारी L1, ठीक, L1 चालक तार की लंबाई और A1 है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये है हमारा R1 है प्रतिरोध। ठीक, तो एक सूत्र होता है हमारा R बराबर विशिष्ट प्रतिरोध L/A। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे समझिएगा। तो आपको लिखना है R1 बराबर विशिष्ट प्रतिरोध L1/A1। फिर यहाँ पर R2 लिखना है आपको। तो R2 बराबर विशिष्ट प्रतिरोध L2/A2। इसको कर लो समीकरण नंबर 1 और इसको कर लो समीकरण नंबर 2। अब आपको नई लाइन से लिखना है समीकरण 1 भाग समीकरण 2। 1 में 2 का भाग लगाना है। तो R1/R2 और बराबर इधर लिखना है आपको विशिष्ट प्रतिरोध L1/A1 और भाग विशिष्ट प्रतिरोध L2/A2। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए इस भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये वाली संख्या पलट जाएगी हमारी। तो विशिष्ट प्रतिरोध L1/A1 और ये गुणा A2 बटा विशिष्ट प्रतिरोध L2। अब प्यारे बच्चों A2 और L1 का लगा दो, A2 और L2 का मान लगा दो। तो पहले विशिष्ट प्रतिरोध से ये विशिष्ट प्रतिरोध काट दो, L1/A1 गुणा A2 का मान कितना है हमारा। तो आप देख सकते हो A2 का मान ये और L1 का मान ये है। तो आपको यहाँ पे लगाना है 2A1 और बटा L2 का मान है L1/2।
और ये 2 जाएगा ऊपर, तो L1 A1 गुणा 4 A1 और बटा L1। तो प्यारे बच्चों L1 से L1 कटेगा और इससे ये कट जाएगा, और इधर हमारा चल रहा है R1 बटा R2 बराबर 4। इतना तो हमें R2 का मान ज्ञात करना। तो जब R2 का मान ज्ञात करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो 4R2 बराबर हो जाएगा हमारा इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो हो जाएगा ये R1। और R2 का मान ज्ञात करना, तो जब R2 का मान ज्ञात करेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा 1 यानी R1 बटा 4। तो आपको नई लाइन से लिख देना है R2 बराबर 1 बटा 4 R1। तो आपको नई लाइन से लिखना नया प्रतिरोध पहले, ठीक, नया प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का 1 बटा 4 गुना होगा। ठीक, ये प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार फिर सुनिए, नया प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का 1 बटा 4 गुना होगा। अब आ जाइए अगला प्रश्न। तो प्रश्न तीसरे का खा है, यदि 2 प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि उन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। प्रश्न नंबर चौथे का है 20 ओम 24 ओम 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ना है, तो प्रति दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें प्रतिरोध 20 ओम 24 ओम तथा 30 ओम। तो सबसे पहले इन्हें जोड़ना श्रेणी क्रम में, तो आपको नंबर ए डाल के लिख लेना है श्रेणी क्रम। ठीक है, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपको R बराबर सब जोड़ देना है 20 प्लस 24 प्लस 30। तो इनका जोड़ हो जाएगा हमारा, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 74 ओम। तो एक इसका आंसर ये निकलेगा। फिर आपको नंबर 2 डाल के लिखना है यानी बी, प्रतिरोधों का समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में आपको जोड़ना है 1 बटा R बराबर 1 बटा 20 और प्लस 1 बटा 24 प्लस 1 बटा 30। अब इनका लासा आएगा 120, तो आपको यहाँ पे 120 लिखना है। 20 छक्का 24 पंजे और 30 चौको, तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर प्राप्त होगा 15 बटा 120। तो 15 एकन 15, 15 अट्ठे 120। तो यहाँ पे चल रहा है 1 बटा R बराबर 1 बटा 8। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो R बराबर निकलेगा 8 ओम, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब चौथे का खा देखिएगा आप। चौथे का खा है हमारा, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। चलिए समझिएगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है चौथे का खा। तो यहाँ पे जो आई का मान दे रखा है 5 एम्पियर, तो आपको लिख लेना है आई बराबर 5 एम्पियर। ठीक है, आई बराबर 5 एम्पियर और समय दे रखा है 8 सेकेंड, टी बराबर 8 सेकेंड। तो प्रश्न कर कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है हमारा n बराबर आई टी बटा ई। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो I का मान है 5 और T का मान है 8 और E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ये हमारा E का मान होता है। तो 8 पन्ना 40 हो जाएगा, ये
40/1.6 गुणा 10 पे घात -19। तो प्यारे बच्चों इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा हमारा ये, ठीक है इतना। तो ये हो जाएगा 400/16 और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 10 पे घात 19। अब ये 16 से काट दो, 16 एकन 16 और 16 दूनी 32, 8 बचा और 16 पंजे 80। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलेगी 25 गुणा 10 पे घात 19। ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई है। अब यहाँ पे ये तो पहला सवाल हो गया हमारा, ठीक है। नंबर 1 डाल, इसमें 2 सवाल है बेटा। अब आपको अगला नंबर लिखना नंबर 2 डाल के। इसमें उत्पन्न ऊष्मा पूछी है। अगर R का मान 20 ओम है, ठीक है, तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा यानी H बराबर, हमें अगला सूत्र लगाना, H बराबर I² RT, ये वाला मान लगाना। तो I का मान कितना है 5 है, तो सीधा 25 कर दो। R का मान 20 है तो 20 और T का मान 8 है तो यहाँ पे 8 लगा दो। तो जब इन सब का गुणा कराएंगे तो गुणा निकलेगा हमारा 4000 जूल, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों, और एक बात, अब यहाँ से आपको जो थ्योरी वाले प्रश्न है उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बस।
Baby, I try. If you try